ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस का जो कुछ कंपाउंड्स के हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखे, उसमें कुछ एक आधा बाकी है, वो देख लेते हैं। इसमें जो बाकी था वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 है। ठीक है, ये जितने करा रहा हूँ यही प्रोमिनेंट है मोस्टली, मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोमिनेंट वंस। इसके अलावा अभी तक वैसे कोई पूछा नहीं है, और बोर्ड में तो इतना ज़्यादा कोई पूछने की आशंका भी नहीं है। ठीक है, हालांकि क्योंकि ये जो मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट करा रहा हूँ, इसका काफ़ी हाथ होगा तुम्हारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डील करने में। तुमसे जब ये पूछा जाएगा कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट, या एनोड पे कितना मिलेगा प्रोडक्ट जो भी मिलेगा, या कैथोड पे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, तो तुम्हें ये जानना ज़रूरी होगा ना कि उस एनोड पे ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, या कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है ना। तो ये जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो और PT इलेक्ट्रोड, जब कुछ दिया नहीं तो PT इलेक्ट्रोड ही है, इसका फिगर विगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसमें दो केसेस होते हैं, फर्स्ट केस होता है तुम्हारा लो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर लो चार्ज डेंसिटी होगा तो यहाँ पे एनोड की अगर तुम बात करो और कैथोड की अगर तुम बात करो, ठीक, तो क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, तो यहाँ पे H, अच्छा ठीक है। एक चीज़ और है, जब तुम इसको देखोगे H2SO4 को, तो H2SO4 यहाँ पर बेसिकली इट विल बिहेव लाइक अ मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये तुमने इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी देखा होगा कि जो सेकंड होता है उसका Ka2 वो बहुत स्मॉल होता है H2SO4 का। गॉट इट? तो इसलिए इट विल बिहेव मोस्टली लाइक अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे दोनों की तीनों चीज़ें हो रही होंगी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, HSO4 माइनस और OH माइनस एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए, और कैथोड पे तो बस H प्लस ही है। तो यहाँ पे तो कोई चॉइस ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल क्या है 4H प्लस क्या 2H प्लस, हाँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। यहाँ तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कंपीट करेंगे, तो जब चार्ज डेंसिटी लो होती है ना, तो सिंपल है, मैं सीधे बता ही रहा हूँ तुमको, ये आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो दिस विल बी आवर रिएक्शन। ठीक है, तो इसको 4 कर दो, इसे भी 4 कर दो, और इसे 2 कर दो, इनको ऐड कर दो, 4H प्लस 4 OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 2H2। ठीक है, तो तुम्हारा लो चार्ज डेंसिटी होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। गॉट इट? ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है एक तरीके से, ये समझ लो। और जो सेकंड वाला केस है विच इज़ हाई चार्ज या करंट डेंसिटी, कहीं कहीं पे करंट डेंसिटी दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी क्या है। मतलब अगर करंट हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये वाला, सॉरी लो यूज़ करेंगे तो ये वाला होगा, करंट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त क्या होगा, इस वाले केस में एनोड पे डेफिनेटली हमारे पास यही दोनों हैं, और कैथोड पे एक ही है। ठीक है, तो एनोड पे हमारे पास HSO4 माइनस और OH माइनस है। ठीक है, तो अब इसमें इसको प्रेफरेंस मिलती है हाई चार्ज डेंसिटी पे, HSO4 माइनस। ठीक है, इट गिव्स H2SO8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर देखो तो सारे के सारे ऑल ऑक्सीजन आर इन -2 स्टेट, सारे के सारे ऑक्सीजन -2 में है। लेकिन इसमें क्या होता है, 6 जो होते हैं वो -2 में होते हैं, और 2 जो होते हैं वो -1 में होते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? अच्छा, ये जो -1 है इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में एक परऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, इसके बीच में परऑक्सी लिंकेज होती है। इसका फिगर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बना देता है SOO, ये तुम्हारी परऑक्सी लिंकेज होगी। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ये तुम्हारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मैं उसके एंगल नहीं बना रहा हूँ, बट बेसिक तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है,
अगर तुम देखो तो ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है और ये -2 है, ये -1 है। तो यहाँ पर -2 से -1 गया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ठीक है जी, तो ये क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड। ठीक है, मार्शल्स एसिड, गॉट इट। ये है तुम्हारा, यहाँ पे तो सिंपल है, कोई ज़्यादा ध्यान मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारे पास दोनों के दोनों रिएक्शंस आ गए, गॉट इट। ठीक, तो इसमें लिख सकते हो साथ में यहाँ पे कि सल्फर इज एट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट वोंट गेट ऑक्सीडाइज फर्दर, बट ऑक्सीजन विच इज इन -2 विल गेट ऑक्सीडाइज टू -1। ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे इधर। ठीक है, सल्फर +6 में है, नो ऑक्सीडेशन। सल्फर +6 में है तो नो ऑक्सीडेशन। ओ जो है -2 तो ये किस में चला जाता है, O-1 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, गॉट इट। ठीक है, तो बाकी ठीक, ये मार्शल्स एसिड हो गया। ओके, नाउ इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि ये क्योंकि डाइल्यूट है, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जब इसको तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो कुछ टाइम बाद ये ख़त्म भी तो हो सकता है। तो जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर से यही वाला शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये ख़त्म हुआ तो ये शुरू हो गया, मतलब पहले हमें प्रोडक्ट ये मिल रहा था, दिस वाज आवर एनोड प्रोडक्ट, एंड देन हमारा एनोड प्रोडक्ट क्या हो गया, ये यहाँ पे तो हमेशा कैथोड प्रोडक्ट तो हमेशा यही रहेगा, ये आपका एनोड प्रोडक्ट, सॉरी कैथोड प्रोडक्ट हो गया और ये आपका एनोड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट तो सेम ही रहा, लेकिन एनोड प्रोडक्ट 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है तुमसे कि भाई क्या 2 प्रोडक्ट्स जो मिल सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वो कौन कौन से हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, इसकी गैस वैस की वॉल्यूम पूछेगा STP पे, वो सब तुम्हें करना आता है, और जो कुछ बचा होगा वो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ये दिस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ H2O2 इन दी लेबोरेटरी। तो होता क्या है यहाँ पे, H2SO8 प्लस अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो H2SO4 प्लस H2SO5, H2SO5 होता है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें यूँ समझो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये, ठीक है, ये होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, बस इसमें एक परऑक्सी लिंकेज लगा दो तो H2SO5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये H2SO4 प्लस H2O2। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस तरीके से ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग एट इफ आई फॉरगॉटन एनीथिंग और नॉट, गॉट इट। सो देयर इज़ नथिंग एल्स। ठीक, 1-2 चीज़ें मैं और अभी बताऊँगा इसमें, बट देन अगेन पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर अब बात करते हैं तुम्हारी इनकी। H2SO4 नहीं, इस बार ही तुम्हारे पास है Na2SO4 या NaNO3। ठीक है, देखो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये नोट डाउन कर लिया है ना। ठीक है, अभी मैं इसमें से ज़्यादा कुछ हटा नहीं रहा हूँ, सिंपल इसकी ब्राइटनेस तो है ना ठीक ठाक। ठीक है भाई, दिख रहा है मोस्टली तुमको। एनोड पे हमारे पास है पहले वाले केस में SO4 है, SO4 2- है और OH- है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास है Na+ और H+। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए। ठीक, अब इन दोनों में देखो सिंपल है, ये वाला वो है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इन दोनों में देखो तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये रिएक्शन आएगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो Na2SO4 अगर डाइल्यूट हो या कैसा भी हो, तुम्हारा हमेशा ये यही आएगी, दिस सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही होगा, इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो तुम इसमें यही सब लिख सकते हो भाई pH सेम रहेगा,
Na+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, SO4 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम लिखोगे। इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि वाटर इज गेटिंग इलेक्ट्रोलाइज ना, तो सॉल्वेंट जो है वो कम हो जाएगा, इतना लिख सकते हो। NaNO3 का केस भी एग्जैक्टली यही है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था SO4, ठीक है, इस वाले केस में बस क्या होगा NO3 में भी यही केस आएगा, ठीक है। ये दोनों केसेस तुम देख लो, दोनों के दोनों सिंपल ऐसे ही लिखने हैं। और इस वाले केस में भी तुम्हें यही लिखना है, इस वाले केस में भी तुम्हें यही लिखना है कि pH will not change and the concentration of NaNO3 will increase। तो ये ध्यान रखना है भाई आगे से कि ये तीन जो हैं कौन कौन से, NO3- SO4-, ठीक है, और कौन सा था तीसरा, PO4-, ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑक्सीडाइज नहीं होंगे क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है compared to OH- which is present over there, ठीक है। एक लास्ट लिख लो which is electrolysis of molten NaH। यहाँ पे कुछ नहीं है, कैथोड सॉरी एनोड हमें पहले देखना होता है, एनोड पे देखो, और ये वही PT इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो PT इलेक्ट्रोड्स हैं, ध्यान रखना। तो एनोड हो गया और कैथोड हो गया, ठीक है जी। तो एनोड हो गया तो एनोड पे क्या है H- और यहाँ पे क्या है Na+, तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं सोचने को लिए, यहाँ पे इसका ऑक्सीड रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे H- है, ये 2H- प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये ऐड कर दो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये मोल्टन NaCl के जैसे है, सिंपल है, ठीक है जी, कूल। लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स नाउ, ठीक है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बाद फिर हम बात कर लेंगे एप्लीकेशंस की, तो वी विल लीव इट टिल द एंड। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और मुझे बतानी है। देखो, एक चीज़ तो मैंने कही थी कि तुम्हारा SRP यूज़ होता है या SOP यूज़ होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, तुम ये समझो जैसे अगर हमने कभी किसी जगह पे स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं रखी हैं, जैसे हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं रखी है, 1 m नहीं रखी है, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज है, अगर टेम्परेचर चलो सेम भी रहता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं रखी है, तो वहाँ पर SRP और SOP की जगह जो उसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, हम वो देखेंगे। तो जो कल मैं तुम्हें बता रहा था ना कि NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा और डाइल्यूट में क्या होगा, है ना, उस वाले केस में तुम्हारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था Cl का वो कम था एज़ कम्पेयर टू OH-, लेकिन क्योंकि Cl की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो उसका इफेक्टिव जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया था, नर्न्स इक्वेशन को लगाओगे ना, ठीक है, वो जो आएगा वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो मोर प्रेफरेबल होगा फॉर ऑक्सीडेशन। गॉट इट, ठीक है। सेकेंड लिखो, सेकेंड चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ वो है कि एक तो ये वाला था, दूसरा पॉइंट क्या था, SRP ऑफ कैटायन डिस्चार्ज एट एनोड फॉर लोअर पोटेंशियल। दूसरा मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, दूसरा पॉइंट क्या था, एक तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा क्या था, ठीक है, ओवर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। जैसे अगर तुम्हारा क्योंकि अभी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी दूसरे का ज़्यादा हो सकता है, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस वाले का ज़्यादा हो सकता है। तो अगर कभी जैसे OH- और Cl- की बात करें, OH- को ऑक्सीडाइज कराने के लिए हमें वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगानी पड़ी थी ना, तो दैट वाज दी ओवर पोटेंशियल, है ना, या ओवर वोल्टेज। ये ओवर वोल्टेज इसीलिए लगानी पड़ी क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो हो जा रहा था एज कम्पेयर टू Cl- बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। ये दो चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। गॉट इट, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कुछ नहीं है, दो चीज़ें हैं, फैराडे के लॉ हैं। ये फैराडे के लॉ क्या है वो देखते हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ, द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज
Faraday's law of electrolysis। ठीक है, तो देखो भाई, पहली चीज़ ये है, जब हमने शुरुआत करी थी इलेक्ट्रोलिसिस की, मैंने उस वक्त बोला था तुम्हें 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, पहला कौन से इलेक्ट्रोड पे मिल रहा है, दूसरा, तीसरा क्या बोला था मैंने कि कितना मिल रहा है। अब कितने की बारी आ गई है। ठीक है, तो लिखो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें लिखो द लॉज विच गवर्न द deposition of a substance, the laws which govern the deposition of a substance in the form of ions, ब्रैकेट में लिख लेना इसको, सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होगा वो आयन की फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ आयन, ब्रैकेट में, और फिर उसके ब्रैकेट क्लोज करने के बाद देखो ऑन इलेक्ट्रोड्स विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं करंट और चार्ज दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट और चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, आर कॉल्ड फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देयर आर 2 लॉज। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज फर्स्ट लॉ, जैसे भी तुम्हें लिखना हो, हर बुक में अलग अलग कुछ दिया होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये कहता है द मास ऑफ a substance या element deposited on any electrode is directly proportional to the charge flown through, ठीक है, charge flown through that electrode। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड के थ्रू कितना चार्ज गया है वो। तो लिखो इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ, द मास ऑफ एन आयन डिस्चार्ज्ड, ठीक है, द मास ऑफ एन आयन डिस्चार्ज्ड during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passed, quantity of electricity। अब ये Q जो लिखा है मैंने, this is the quantity of electricity और in coulombs, ठीक है, in coulombs, ये जो है ये किस में है, in कूलम्स। ठीक है, तो अच्छा, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, Z यहाँ पे क्या है, Z को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको ECE शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो गॉड। अच्छा, अगर मान लो चार्ज की बात की जाए, Z की बात हम बाद में करेंगे, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर मान लो हमने I करंट फ्लो किया फॉर T टाइम, I करंट फॉर T टाइम, तो Q विल बी इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT और W इज इक्वल्स टू ZIT। ये इसकी मोस्ट यूजेबल फॉर्म है, क्योंकि वो यूजुअली करंट देता है और टाइम देता है। चार्ज वो डायरेक्टली नहीं देता है, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन तुमसे करा ले, वो भी तो यही चाहेगा कि नहीं चाहेगा। गॉट इट? तो इसमें जो Q है ये स्मॉल w है भाई, ध्यान रखना। जब कभी भी मास की मैं बात करता हूँ तो भाई मैं तो W स्मॉल w लिखता हूँ, तुम्हारी बुक्स में कैपिटल W होगा, आई विल राइट इट एज स्मॉल w ओनली। ठीक है, तुम्हारी बुक्स में ये कैपिटल W है। ठीक है, यहाँ पे देखो Q क्या है, चार्ज पास्ड थ्रू द सेल। ठीक है, हाई करंट, ये कूलम्स में होता है, ये एम्पियर में होता है, और T, ठीक है, टाइम फॉर विच द करंट इज पास्ड। ठीक है, कितनी देर के लिए करंट पास किया गया है, ये होता है सेकंड्स में, ये ध्यान रखना। गॉट इट? एंड W डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, W इज मास
ऑफ सब्सटेंस या मेटल इन जनरल, ठीक है, सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन, ये किस में होगा, ग्राम्स में, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी Z की बारी आ गई। Z क्या है, अगर मान लो मैं 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए भेजूं इसके थ्रू, किसी भी सर्किट के थ्रू, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। तो वेट जो कि डिपॉजिट हुआ है एट एनोड और कैथोड विच एवर द केस में भी, जो इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट हुआ है किसी उस सब्सटेंस का, वो कितना हुआ एग्जैक्टली Z के ऊपर, तो Z के इक्वल, नॉट ऊपर, ठीक है। तो लिखो फॉर I = 1 एम्पियर, या ऐसे लिखो कि इफ़, ऐसे लिख लो, तुम बोल रहा हूँ मैं तुमको, इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट फॉर 1 सेकेंड, ठीक है, द मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू Z, ठीक है। इफ़ I = 1 एम्पियर एंड T = 1 सेकेंड, देयरफॉर E विल बी इक्वल टू Z, ठीक है। तो हम Z को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लिखो Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the mass deposited on the electrode when 1 ampere of current is passed through the cell. 1 ampere of current is passed through the cell for 1 second, ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। तो ये क्लियर रखना है भाई, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट अगर तुम देखो, यूनिट विल बी Z इक्वल्स टू kg नहीं, ग्राम्स पर कूलम, ठीक है, ग्राम्स पर कूलम, ठीक है, गॉट इट। तो ये तुम्हारा Z हो गया। अच्छा, देयर इज समथिंग विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस बट आई एम डिस्कसिंग इट अगैन, दैट इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट हमने क्या बोला था, F = 96500 कूलम्स, विच मीन्स द चार्ज ऑन, फैराडेज कांस्टेंट लिखो, फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है भाई। फैराडेज कांस्टेंट कैपिटल F से डिनोट होता है, इसका मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1F इक्वल्स टू क्या आएगा, 6.022 × 10⁻23 × 1.602 × 10⁻⁻19। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है या इक्वल टू आता है, ये आता है 96472, ठीक है, जिसको हम लिख लेते हैं 96500, गॉट इट। ये ध्यान रखना है भाई कि एग्जैक्ट 96500 नहीं होता, बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम उसको ऐसा कर देते हैं, गॉट इट। ये तुम्हारा 1 फैराडे हो गया। तो हमें इसे ध्यान रखना है, 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इसका यूसेज क्या है, ठीक, यूसेज क्या है, देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ Ag की, Ag+, इस आयन को रिड्यूस करने के लिए, एक आयन को रिड्यूस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये सॉलिड, मतलब 1 एटम मिल जाएगा इसका, है ना। ये Ag+ का एक आयन को मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो इसका 1 एटम बन जाएगा। अगर मेरे को 10 एटम चाहिए तो 10 आयन्स को मैं 10 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तब जाके मेरे को 10 एटम्स मिलेंगे। तो अगर मैं 1 मोल आयन्स लेता हूँ तो मुझे कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, या 1:1 का रेशो है, तो अगर मैं इसको 1 मोल लेता हूँ तो मुझे इसे भी 1 मोल लेना पड़ेगा, या यूँ कह लो कि अगर ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये भी 1 मोल कंज्यूम होगा और मेरे को 1 मोल Ag मिलेगा, ठीक है, ये भी 1 मोल मिलेगा, हाँ है ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू आई नीड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag+ आयंस, तो 1 मोल ऑफ आयंस या 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन ऑफ Ag+, इतना क्लियर है। लेकिन अगर मैं चार्ज के टर्म्स में पूछूं तब क्या होगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा वही तो इसको रिक्वायर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं क्या इस बात को कि 1 फैराडे चार्ज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Ag+ आयंस, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको
डिपॉजिट होने के लिए या रिड्यूस होने के लिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे। ठीक है, तो Ag+ की अगर हम बात करें तो Ag+ के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए लिखो इसमें, टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag+ आयंस वी नीड 1 फैराडे चार्ज। ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mg। ठीक है, और इसको कर लेते हैं Al3+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये है Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन दोनों की बात कर रहे हो, इसमें 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल Mg2+ आयंस को रिड्यूस करने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, इसमें 3 फैराडे चार्ज चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2 फैराडे चार्ज, और यहाँ लिख सकते हो तुम 3 फैराडे चार्ज, और यहाँ पे तुम लिख सकते थे 1 फैराडे चार्ज। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये हमेशा तुम्हें ध्यान रखना है, गॉट इट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं Z को हमने क्या बताया था कि 1 इक्विवेलेंट। अच्छा, इसको 1 इक्विवेलेंट की बात अभी एग्जैक्टली इस तरीके से डिफाइन नहीं किया था, अभी उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। ये तुम्हारा F आ गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना जब Z के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो Z के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि इट डिपेंड्स ऑन मैटर, लाइक आयन टू आयन या सब्सटेंस टू सब्सटेंस। यहाँ पे अगर तुम देखते Ag+ का, तो उसके लिए Z डिफरेंट आता, Al3+ के लिए डिफरेंट आता, Mg2+ के लिए डिफरेंट आता। अभी के लिए ये मानो कि ये डिफरेंट है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जहाँ पे जो इसकी यूटिलिटी है। अच्छा, फैराडे के बारे में और चीज़ देखते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि 1 मोल Ag+ के लिए मुझे कितना चाहिए 1 फैराडे। ठीक है, 1 मोल Mg+ के लिए 2+ के लिए मुझे कितना चाहिए 2 फैराडे, और फिर मेरे को 1 मोल ऑफ Al3+ के लिए कितना चाहिए 3 फैराडे। तो अगर मैं तुमसे इन जनरल क्वेश्चन पूछूं, मैं अब नई डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ फैराडे की, अगर मैं तुमसे इन जनरल पूछूं कि 1 फैराडे से कितना अमाउंट ऑफ मैटर डिपॉजिट होगा, तो तुम इसमें देखोगे, इसमें तुम्हारा आएगा 1 मोल ऑफ Ag, यहाँ पे आएगा 1 मोल ऑफ Mg2+। मतलब अगर मैं 1 फैराडे से पूछ रहा हूँ, 1 फैराडे से कितना डिस्चार्ज होगा, ये 1 मोल ऑफ Ag हो जाएगा। यहाँ पर 1 फैराडे से कितना होगा भाई, 1 मोल 2 फैराडे से आ रहा था, अगर मैं इसको 1 कर दूं तो दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर ये 1 हो जाता है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, 1 मोल के लिए 3 फैराडे चाहिए, तो 1 फैराडे से कितना हो सकता है 1/3। ठीक है, 1F, तो 1 मोल ऑफ Al3+ अपॉन 3। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो तुम देख रहे हो कि Ag के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका n फैक्टर कितना है, n फैक्टर कितना है इसका 1, इसका n फैक्टर कितना है, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसका 2 हो गया। इसका n फैक्टर कितना है, क्योंकि इसके ऊपर +3 चार्ज है तो 3। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ Ag अपॉन n फैक्टर ऑफ Ag, या यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, मोल ऑफ Mg2+ अपॉन n फैक्टर ऑफ Mg2+। ठीक है जी। अच्छा, मोल ऑफ Al3+, भाई देखो Al3+ का n फैक्टर 3 तो होता है, तो सिंपल 3 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, n फैक्टर ऑफ Al3+। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि मोल अपॉन n फैक्टर होता क्या है, याद आया कुछ, मोल अपॉन n फैक्टर होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। ठीक है जी, यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पर भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ऑफ Mg, और यहाँ पर भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा ऑफ Al। ठीक है जी, ये ध्यान रहेगा। क्यों रहेगा ये भाई ध्यान,
क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। तो हम ये कह सकते हैं दैट 1 फैराडे इज़ द चार्ज दैट deposits 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, लिखो इसको, ये लास्ट डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो आगे हम करने वाले हैं उसमें एक हेल्प मिलती है। लिखो इसको कि 1 फैराडे इज दैट चार्ज, 1 फैराडे इज दैट चार्ज which deposits 1 gram equivalent of a substance, which deposits 1 gram equivalent of a substance। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? ओके, तो यहाँ पर ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अब इसका यूज़ देखते हैं, क्या यूज़ है। ठीक, देखो भाई, Z और E में क्या रिलेशनशिप है? Z और E में क्या रिलेशनशिप है? देखो भाई, अगर मैं कहता हूँ कि 1 फैराडे चार्ज ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? उसका जो इक्विवेलेंट वेट है उसके अमाउंट, उसके जितना मास उसने डिपॉजिट किया। वैसे तुम ये भी लिख सकते हो एक और डेफिनेशन ऑफ फैराडे, दैट 1 फैराडे इज दैट चार्ज विच विल डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट मास, 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एक इक्विवेलेंट मास। तो अगर तुम देख रहे हो ये E क्या है? इक्विवेलेंट मास मान रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये E है इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक, तो 1 फैराडे का मतलब हुआ 1 इक्विवेलेंट मास को डिपॉजिट करने का। जैसे Ag के केस में क्या था? Ag के केस में n = 1, n फैक्टर 1 था, तो इसका इक्विवेलेंट वेट याद है ना भाई? इक्विवेलेंट वेट होता है, अगर तुम लोगों को याद नहीं आ रहा तो मैं दोबारा से करा देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज़ मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रहे, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, इतना ध्यान रखना है। गॉट इट? तो अगर मान लो Ag+ की बात करते तो Ag+ का क्या बोला था? 1 मोल से 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट मास की निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag क्या था यहाँ पे? मोलर मास होता है 108/1। ठीक है, तो 1 मोल के इक्वली तो आ रहा है। Mg2+ की बात करते तो यहाँ पे क्या आ रहा था कि 1 फैराडे हाफ मोल को डिपॉजिट करेगा या 1 ग्राम इक्विवेलेंट को करेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा इसका? किसके इक्वल होगा? मास में 24/212। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट मास देखूं Mg का, वो 12 आ रहा है। देखो, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। तो तुम्हें बोल रहा हूँ बस इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास जो है उसको जान लो, ये हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 फैराडे विल डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब क्या हुआ? यही तो इसका मतलब हुआ। 96500 कूलम्स विल रिवील 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ या इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 कूलम चार्ज कितना रिवील करेगा या कितना रिलीज करेगा, डिपॉजिट करेगा? 96500। तो अभी हमने क्या बात करी थी? Z को लेके, हमने Z को लेके कहा था इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें ये पता चला कि E/96500 विल बी इक्वल टू Z। ठीक है, तो हमें Z को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा इक्विवेलेंट, अगर हमें n फैक्टर या इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो हम Z भी किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं ही होगी। गॉट इट? तो अगर ये E = ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ना मार्क कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट W = Z की जगह क्या लिख दूंगा मैं? EIT/96500, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, W/E = IT/96500, या इसकी जगह F लिख लेते ना यार, मैं 96500 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, ये F आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इस चीज़ को हम याद है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। भाई देखो, मैं से अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो यार तुम्हारे लिए ये डिफ़िकल्ट होगा।
ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एग्जैक्टली सेम चीज़ से उभर के आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है भाई। क्यू को हमने आई टी रख दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे जेड की वैल्यू हमने निकाल ली थी E/F, तो जेड की जगह E/F डाल दिया तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब E को नीचे ले आए तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। बस अब इसको देखना है कि ये क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हो गया भैया, क्लियर होगी बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, गॉट इट। ठीक है जी, नेक्स्ट लेट्स सी फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है, जैसे मान लो तुम्हारे पास, ये सब हटा रहा हूं मैं, हाँ, मान लो तुम्हारे पास ये 3 सेल पड़े हैं, ये 3 सेल पड़े हैं तुम्हारे पास, ठीक है, और इसमें 3 अलग अलग सॉल्यूशंस पड़े हैं। और ऐसे इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया है और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से हमने ये तीनों को सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट किया, कनेक्ट किया है, इसको भी यहाँ से जोड़ दिया, इसको भी यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। आई किधर गया, इधर, तो आई फिर यहाँ से यहाँ जाएगा भाई, घूम के फिर इधर से यही तो आएगा, फिर इधर जाएगा और यहाँ पे यही जो आई का रास्ता है वही क्यू का रास्ता भी है। और तुम्हें याद होगा, अगर तुमने फिज़िक्स में अभी तक पढ़ लिया हो, तो फिज़िक्स में क्या बोलता है वो, फिज़िक्स में कहता है कि सीरीज़, और याद होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट होता है या कोई भी रेजिस्टर, अगर तुम सीरीज़ में लगाते हो पैरेलल में लगाते हो, अगर सीरीज़ में लगाते हो तो करंट कांस्टेंट होता है, अगर पैरेलल में लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है या वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ में लगाया है तो सारे के सारे सर्किट में सेम आई करंट बह रहा है, ठीक है। इसका मतलब इससे भी आई करंट बहा, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इसके थ्रू गया, एग्जैक्टली इसके थ्रू जो चार्ज गया वो भी इक्वल है। तो इन तीनों के थ्रू जो चार्ज गया होगा या करंट गया होगा वो इक्वल है। तो अगर आई इक्वल है और अगर टाइम, तो भाई टाइम तो सबके लिए सेम ही होगा ना, है ना। तो आई इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो क्यू भी इक्वल हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। इसका मतलब इन तीन सबके थ्रू चार्ज इक्वल गया है, इसके बारे में ये लॉ है। तो लिखो इसमें, when same amount of energy, same amount of electricity, when same amount of electricity is passed, when same amount of electricity is passed through different electrolytes, comma, the masses of different ions, the masses of different ions liberated at the electrodes, the masses of different ions liberated at the electrodes are directly proportional to their केमिकल इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट मास, बस इसे लिखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। तो ये तुम्हारा W इक्वल्स टू दिस, W इक्वल्स टू E/EIT/F आ गया था। ये पहले वाले का बता रहा हूँ मैं दोबारा इनको ही लिख रहा हूँ ताकि W/E इक्वल्स टू IT/F, ये ठीक है। ये पहले वाले से आया था। सेकंड वाले से क्या आ रहा है हमारे पास, जब वो कह रहा है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज गया है, ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अगर यहाँ पे देखो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँ मैं, W इक्वल्स टू E/I/T/F, F तो कांस्टेंट है, अभी उसने चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट कर दिया, सब में इक्वल है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, फिर इसका मतलब तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट W इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, इट्स इक्विवेलेंट टू इट। तो वेट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट गेट्स डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट टू इट। कब होगा ये, जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन फ्लोन थ्रू ऑल दी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है तो W1 और W2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, E1/E2, ठीक है। और हमने देखा दैट Z इज इक्वल टू E/F आया था, है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ,
W/W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन F, सॉरी E1 ही, Z1/F एंड Z2/F। यहाँ पे आ जाएगा W1/W2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2। ठीक है, इसको हम वैसे इस तरीके से भी लिख सकते थे, सिंस करके, सिंस E1/E2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे तो F तो कांस्टेंट है ना, तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो E1/E2 इक्वल्स टू Z1/Z2 आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, तो गॉट इट। तो बस ये तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें भाई जो भी चार्ज चाहिए वो चार्ज के हिसाब से यहाँ पे मतलब ये समझ लो, तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। तुम्हें क्या करेगा, वो दो के बारे में पूछेगा, है ना, दो के बारे में कंपेयर करने को कहेगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 फैराडे चार्ज हमने पास किया टोटल। ठीक है, एक जगह पे, यहाँ पे इनफैक्ट रुक जाओ, इसी को क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। जैसे CuSO4 की बात करते हैं, CuSO4 है, यहाँ पे AgNO3 है, और यहाँ पे क्या है भाई, NaCl है। ठीक है, तो NaCl है, और ये मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है जी, नहीं सॉरी एक सेकंड रुको, CuSO4 है, ये वाला एनोड तुम्हारा Cu है, ये वाला तुम्हारा Ag है। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले में देखें तो पहले वाले का प्रोडक्ट जो आएगा फर्स्ट वाले में, ठीक, Cu के, एक सेकंड रुको, Cu, या अगर Cu ना भी हो तो भी चलेगा, Ag ना भी हो, नहीं, एनोड पे क्या है, एनोड पे रुक जाओ, अगर एनोड पे नहीं है तो कुछ और का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैथोड पे तो Cu ही जमा होगा। ठीक है, अगर ये प्लैटिनम है तो भी ये Cu2+ जो है, भाई Cu2+ जो है वो इधर जाएगा ना। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, Ag+ जो है वो इधर जाएगा। यहाँ पे तो ये मोल्टन फॉर्म में है तो Na+ तो इधर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से कि तीनों के तीनों सेल्स में, एक में Cu डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, एक में Cu डिपॉजिट हो रहा है, एक में Ag डिपॉजिट हो रहा है, और एक में Na डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, सेम करंट पास हुआ है, तो इसका जो मास होगा WCU, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू E, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu, एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, एंड दिस WNA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na। ठीक है, तो मान लो मैं 1 फैराडे की बात कर रहा हूँ, तो इसमें इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इसका 23, इसका कितना आ जाएगा 108, इसका कितना आ जाएगा 63.5/2, क्योंकि इसका इन फैक्टर क्या है 2 है। ठीक, 1 फैराडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, गॉट इट। या अगर मेरे से पूछा जाए कि इक्विवेलेंट्स, अगर तुम इसमें इक्विवेलेंट्स देखो तो इसके इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu दे विल बी इक्वल टू, क्योंकि देखो इसके इक्विवेलेंट का मैंने बता तो दिया था ना, कहाँ गया वो, ये I और T तो कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि चार्ज सबके लिए सेम है, F कांस्टेंट ऑलरेडी है, इसका मतलब W/E इस केस में कांस्टेंट हुआ। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, यहाँ पे देखो, या ये देख लो, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो ये कांस्टेंट होगा। और इनफैक्ट तुम देख सकते हो कि ये I और T तो कांस्टेंट है, तो होल थिंग हैज़ बिकम कांस्टेंट। तो W इज W/E, विच इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इज कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर Cu, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर Ag, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर Na, ऑल 3 विल बी द सेम। गॉट इट। ठीक है जी, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर इसको देखते हैं कितना समय हो गया भाई। ठीक है भाई, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, हम जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबको मिटा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 तुम्हारे लॉ हैं, उसको यूज़ करना आना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम लॉ में नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी भी, लॉ में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती इसको अप्लाई करने में। इसमें प्रॉब्लम इसकी हो जाती है कि सर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें,
ठीक है, हमें तो एन फैक्टर निकालना ही नहीं आता। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव आयन की एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कि उसकी जो न्यूट्रलाइजेशन वाली इक्वेशन लिखोगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको देख लो, वो तुम्हारे एन फैक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है कि करंट पास थ्रू, ठीक है, एक सर्किट है, उसमें 9.65 एम्पियर पास किया गया 1000 सेकेंड्स तक। ठीक है जी, ओके। और सेल जो है वो मोल्टन NaCl वाला है, मोल्टन NaCl। तो जब मोल्टन NaCl बोल दिया उसने, इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड पे Cl2 निकल रहा है और कैथोड पे Na निकल रहा है, क्योंकि उनके अलावा तो और कोई आयन है ही नहीं ना वहाँ पे। गॉट इट? तो ये और ये निकल रहा है। ठीक है, नाउ वो पूछ रहा है कि इसका वेट क्या होगा, तो W ऑफ Na। तो W ऑफ Na क्या होगा, W ऑफ Na अपॉन ENA, मतलब Na का इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू I इंटू टी अपॉन F। ठीक है, I कितना है 9.65 इंटू टी कितना है 1000 सेकेंड्स, हमेशा सेकेंड्स में होगा, मैंने ये पहले भी बोला है। और फिर 96500 ये, ठीक है, और यहाँ 96.5, ये 1/10 आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो W इज इक्वल्स टू ENA अपॉन 10 WNA। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारे सामने। ठीक है, WNA इक्वल्स टू ENA अपॉन 10। Na का अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ Na अपॉन इसका एन फैक्टर क्या होता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट इसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आएगा 23/10। ठीक है, विच इज़ 2.3 ग्राम्स। गॉट इट? अब हम बात करते हैं, ये कह रहे हैं Cl2 का मास भी निकाल दो भाई। तो मैंने कहा ठीक है, Cl2 का मास भी निकाल लेते हैं। Cl2 में अगर तुम देखो तो ये कुछ हो रहा है, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम देखो एक मोल बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कल या परसों वाली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अगर वो WCl2 बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ECl2 इंटू IT अपॉन F। ठीक है, तो ECl2 कितना हो गया, ECl2 इज़ 71 जो इसका मोलर मास है अपॉन 2 इंटू I कितना हो गया भाई 9.65 इंटू 1000, ये कितना आएगा 96500। अगर तुम देखो तो ये पूरा का पूरा कट के 1/10 आ जाएगा या 1/10 आ जाएगा। इसमें क्या होगा 71/20 विच कम्स आउट टू बी 3.55 ग्राम्स। ठीक है, अगर इसी की बात ये करे कि इसकी वॉल्यूम बता दो मेरे को VCl2। ठीक है, इसका मोल्स निकालो, मोल्स कितने आएंगे इसके, NCl2 कितना है, मोल्स कितने आएंगे इसके, मोल्स कितने आएंगे भाई 71/20/71। तो क्या आएगा 1/20 मोल्स आ गए। तो V क्या होगा 1/20 इंटू 22.7 लीटर्स विच कम्स आउट टू बी 1.135 लीटर्स। ठीक है जी, आर बी क्लियर? इसको मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा इन कैलकुलेशंस के लिए भाई। देखो कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं आती होंगी, आई एग्री। जो चीज़ें नहीं आती होंगी यू नीड टू आस्क दोस थिंग्स फ्रॉम मी। ओके, नाउ सेकंड इज वेट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। वेट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड अगर 19.3, ठीक है, CuSO4 सोल्यूशन है, CuSO4 सोल्यूशन है। ठीक है, CuSO4 सोल्यूशन अगर उसने सिंपल इतना बोला है तो जो इलेक्ट्रोड्स होंगे किसके होंगे, Pt के। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये जानना, जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोलिसिस देखे सबके, उसमें ये जानना ज़रूरी होगा कि प्रोडक्ट्स बन क्या रहे हैं। तो यहाँ पे एनोड पे क्या बनता है O2 और कैथोड पे बनता है Cu। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी उसने क्या बोला है, वेट ऑफ प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड दोनों के लिए बोल रहा है। ठीक है, ओके। अभी उसने ये दोनों के लिए बात, ये तो मैंने ऑलरेडी अपने आप से बता दिया इसको सोच के। ठीक है, अभी उसने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, I इक्वल्स टू 19.3 एम्पियर। ठीक है, एंड जो ये करंट एफिशिएंसी है दैट इज़ 50% ओनली। ठीक है जी, करंट एफिशिएंसी 50% है
और जो टी दिया है दैट इज़ 33 मिनट्स 60 नहीं 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि करंट एफिशिएंसी अगर उसने 50% बोला, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो सेल तुम्हें देन 10 एम्पियर दे रहा है और 50% एफिशिएंसी है तो उसमें से सिर्फ 5 एम्पियर ही सेल के अंदर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सेल एफिशिएंसी को जो ईटा लिखा है यहाँ पे, उसको मैं लिख सकता हूँ आई एक्चुअल अपॉन आई गिवन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आई एक्चुअल जो आएगा इक्वल्स टू कितना होगा? ईटा इंटू एन आई गिवन अपॉन 100। ठीक है, ये कितना है? 50। कितना जाएगा? 50 इंटू आई गिवन कितना है भाई? 19.3 अपॉन 100। तो कितना हो गया? 2। तो हम अब इसको 19.3/2 ही रख लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं। ठीक है, तो देयरफॉर W क्या आएगा? अगर मैं कैथोड की बात करता हूँ तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu। ठीक है, अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu क्या होगा, लेकिन इसका जो एन फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं। एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर है, सॉरी एन फैक्टर कितना है दोनों का? भाई Cu का जो होता है वो 2 होता है, O2 का जो होता है 4 होता है, इतना ध्यान रखना। ये इसकी इक्वेशन जब लिखोगे तब समझ में आएगा। बहुत बार इक्वेशन लिख चुके हैं, उसमें देख लेना यार इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अच्छा I इंटू टी अपॉन एफ था, यही तो आएगा ना, ये फॉर्मूला तो यही है। तो हमें तो ये निकालना है, ये कितना है? ये कैथोड वाले के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू सी विल बी इक्वल्स टू ई कैथोड इंटू आई कितना है? 19.3 इंटू 19.3/2 इंटू अच्छा 33 मिनट्स 20 सेकेंड्स। हम इसे मिनट और सेकंड दोनों में नहीं रख सकते, हमको सिर्फ सेकंड में रखना पड़ेगा। 33 मिनट्स का हुआ 30 मतलब 1800 प्लस 180 प्लस 20 कितना हो गया? 2000। ठीक है, इंटू 2000 अपॉन 96500। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया और ये 0.5 आ गया। ठीक है, तो अगर तुम देखो यहाँ पे ई सी इंटू 2 है। ठीक है, तो अगर तुम या यूँ समझ लो इसको, मैं चलो ठीक है कर दिया तो अब कर ही दिया। कैलकुलेशन वैसे आसान हो जाती अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता और सिर्फ इसको कैलकुलेट करता। तो इतने की वैल्यू जो आ रही है एक्चुअली में 2 आ रही है। तो ये 2 कैथोड के लिए भी सेम रहेगी और एनोड के लिए भी सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? एनोड के केस में क्या जाएगा? यही तो आएगा, इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन एफ। ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एनीवे, इसको देखो EC कितना होता है इसका EC होता है इसका मोलर मास बाय 2। ठीक है, मोलर मास कितना है इसका? 63.5 अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 63 अच्छा एक सेकेंड रुको, ये 2 नहीं है, 0.2 आएगा, ये 1/100 आएगा ना, 1/10, तो ये आएगा 0.2 आएगा भाई ये। तो 0.2 यहाँ से ये कटेगा, फिर 0.1 आएगा, तो ये 6.35 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अच्छा सेम वे, क्योंकि ये 0.2 है मैं इसको 0.2 रख देता हूँ। यहाँ पे W एनोड क्या जाएगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 इंटू अच्छा E जो है 32 अपॉन क्या आएगा? 4 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो 32/4 इंटू 0.2 यहाँ कितना हो गया? 0.116 इज इक्वल्स टू 1.6 ग्राम। ठीक है जी, सिंपल इनफ, गॉट इट। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में भी आया है इसलिए यहाँ पे करा भी रहा हूँ। ये तुम्हारा थिकनेस के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? मान लो कि एक तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है, उसका जो टोटल एरिया है सरफेस एरिया, ठीक है, दैट इज सरफेस एरिया क्या है? ए है। ठीक है जी, अब क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने बात करी थी या वो मास डिपॉजिट होता है, तो लेट्स से कि एक लेयर, यूनिफॉर्म लेयर उसने बना दी। ठीक है, जो भी मास इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है उसने इसके ऊपर यूनिफॉर्म लेयर चढ़ा दी है। ठीक है, तो ठीक क्लियर हो गई बात? आइए
ये तुम्हारे पास लेयर है, लेट से इसकी थिकनेस जो है वो TH है, ठीक है, और इस मेटल की जो डेंसिटी है वो D है। तो अगर तुमको मैं कहूँ इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया, टोटल एरिया इस A इंटू थिकनेस TH। हालांकि तुम बोलोगे सर कि ये ऐसे थोड़ा ना कैलकुलेट होगा इसमें, तो क्योंकि डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो, सॉरी एरिया जो सरफेस एरिया वो भी चेंज होगा। तो इतना मत सोचो, क्योंकि थिकनेस इसकी बहुत कम है, तो जो इसकी सरफेस एरिया है अंदर वाले का ऑलमोस्ट उतना ही एरिया तुम्हारा लेयर चढ़ने के बाद भी आएगा, ठीक है। तो A इंटू टी एच, ठीक है, और डेंसिटी तो D दी है, देयरफॉर मास क्या होगा इसका, या W क्या आएगा इसका, W विल कम आउट टू बी इक्वल टू D इंटू A इंटू TH, ठीक है। तो अब इसको सीधे सीधे यहाँ रख लो, W क्या होता है, W इज इक्वल टू E इंटू I इंटू T अपॉन F। तो इसको सीधे सीधे रख दो, D इंटू A इंटू TH। हमको क्या निकालना है, TH निकालना है ना, तो TH विल बी इक्वल टू EIT अपॉन FDA। ये एरिया है भाई, है ना, ये एम्पियर नहीं है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, गॉट इट, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, नहीं तो ये सिंपल है, इसका जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द मास डिपॉजिटेड, बस इतना रखना है, गॉट इट। तो लेट्स से इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, Ag का क्वेश्चन क्या है, Ag का इलेक्ट्रो डिपोजिशन है, ठीक है। इलेक्ट्रो डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, या तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग समझ लो अभी के लिए, ठीक है। एक लेयर ऑफ दैट मेटल हैज बीन कवर्ड, लाइक हैज टू बी कोटेड ओवर अ वेसल, डिपोजिशन ऑन अ वेसल, ठीक है। और इसका जो एरिया है दैट A इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, और ये कह रहा है I जो हमने इस पे ऊपर चलाया वो 1.65 एम्पियर था फॉर 16 मिनट्स 40 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये डेंसिटी इसने जो दिया है D ऑफ Ag इक्वल्स टू है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसलिए हमसे पूछ रहा है कि TH क्या है, तो कुछ नहीं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे TH इक्वल्स टू क्या आएगा, E भाई Ag है, Ag का इन फैक्टर 1 होता है तो 108, ठीक है, इंटू I कितना है 9.65 इंटू ये 16 मिनट है, ठीक है, 15 छिके 90 900 और 960 1000 हो गया ये, ठीक है जी। ये आ गए 1000 अपॉन क्या है F है 96500 इंटू D कितना दिया है 10 ग्राम। अभी देखो यहाँ पे ये ग्राम्स में है, ये भी ग्राम्स में है ना, तो यहाँ ग्राम हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इनटू यहाँ पे मैंने एरिया भी सेंटीमीटर क्यूब में ही डाल रहा है, ध्यान से देखो, एरिया भी मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में डाला, सॉरी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर ये कट जाएगा, स्क्वायर सॉरी ये कट जाएगा, और जो ये है ये ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे के सारे कट जाएंगे, तो ये जो लेयर की थिकनेस आएगी ये सेंटीमीटर्स में है, ये ध्यान रखना, ये जो TH है इज़ इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये 1000 से 1000 यहाँ कट गया, और 96500 मतलब 9.65 का मतलब हो गया 1000 10,000 और 10, ये 1 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 अपॉन 10⁵, ठीक है। तो 1.08 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर ये थिकनेस आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो सेंटीमीटर में होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ इस चीज़ पे बेस्ड है कि भाई तुम्हारा जो रिएक्शन है अगर तुम्हें नहीं भी पता और तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है चार्ज इन फैराडे, ठीक है, चार्ज इन फैराडे, वो पूछ रहा है चार्ज इन फैराडे, ये निकालना हमें किस चीज़ के लिए, चार्ज इन फैराडे किस चीज़ के लिए। अगर 1 मोल MnO4 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, भाई 1 मोल Mn प्लस ही होगा कि नहीं, Mn2+, ठीक है जी। इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें कितने मोल्स ऑफ, कितने फैराडे चार्ज चाहिए होगा,
ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमें इसकी इक्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। किसी को नहीं पता हो तो आज पता होना चाहिए +7, और निकालना भी आना चाहिए इसका क्या है +2। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। तो एक मोल को, एक आयन को रिड्यूस होने के लिए, सॉरी ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं, रिड्यूस होने के लिए, एक आयन को रिड्यूस होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक मोल आयन को रिड्यूस होने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। देयरफॉर इसके एक मोल को रिड्यूस होने के लिए, टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। दैट मीन्स 5 फैराडे चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुम्हें Cr2O7 2 माइनस को कन्वर्ट करते हैं 2Cr3+ में, ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ का जो एक्सचेंज होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं इसका एक मोल यूज़ करने, एक नहीं, इसमें हमको दिया है 2.5 मोल्स, अगर इसके मैं 2.5 मोल्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसके कितने कितने फैराडे की ज़रूरत है? तो एक मोल के लिए 6 मोल की ज़रूरत है। तो 2.5 मोल के लिए कितने मोल की ज़रूरत हो जाएगी? 6 दूनी 12 और 15, ठीक है। तो 2.5 मोल के लिए 15 मोल इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर 15 फैराडे, ठीक है। सेम वे अगर मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ NO3- से N2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2NO3- से, तो यहाँ पे क्या है इसकी +5 और यहाँ कितनी है 0, तो +10, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। और हमारे पास इसके 10 मोल है, तो एक आयन, 2 आयन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 आयन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 मोल के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी और 10 मोल के लिए 50 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। 1:5 का रेशियो है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 10 मोल्स के लिए 50 मोल इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स 50 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इस पर बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहले तुम अपने NCERT के क्वेश्चंस करो, ठीक, उसके बाद मैं तुम्हें बोर्ड्स वाले क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद तुम्हें कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो मेंस के हैं, मेंस के लायक हैं मतलब, और फिर मैं तुम्हें पूरे IIT JEE के क्वेश्चंस दे दूंगा। गॉट इट? ठीक है। वी कैन लाइक यू कैन नॉट सिट आइडल भाई, दिस इज़ नॉट द टाइम टू सिट आइडल। जीवन में कुछ काम करो, कुछ नाम करो। मेरे एक टीचर थे, बहुत सही बंदे थे, मतलब अभी भी हैं वैसे तो वो कहते थे कार करो बेकार मत करो। कार करो बेकार मत करो का मतलब क्या है भाई? अगर कोई भी चीज़ करनी है जीवन में तो उसे अच्छे से कर लो। मतलब अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, मान लो तुम्हें कुछ नहीं करना, तो उसे भी अच्छे से करो ना, कि भाई मैं नहीं करूँगा तो मतलब नहीं करूँगा, मतलब टशन होना चाहिए उसका भी, ठीक है। लेकिन अगर करना है बाबू, तो जो भी कुछ करना है, कुछ भी जो तुम सोचो वो अच्छे से कर डालो, ठीक है। क्लियर होगी बात? चार्ली चैपलिन वॉज अ क्लमजी गाय, तो उसने वो क्लमजीनेस इस लेवल पे ले आया कि उस लाइक ही वॉज अ सुपरस्टार एट ऑफ हिज टाइम। उससे बड़ा स्टार कोई था ही नहीं यार। और वो था कौन? बहुत एक गरीब आदमी था। गॉट इट? चलो ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखवाने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ने वाला है, सब बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें 5 एप्लीकेशन है। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। भाई जो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही किया जाता है। तो लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ब्रैकेट में लिखना एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। उसमें लिखो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स, extraction of alkali metals and alkaline earth metals is done through electrolysis only, as their reduction potential is very low या oxidation potential is very high, ठीक है। पहली चीज़। सेकेंड चीज़ है, सेकेंड जो एप्लीकेशन है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। कल भी ये हम देख चुके हैं, CU का हमने देखा प्योरिफिकेशन, AG का, AU का, तो ज़्यादा इस पर इलेबरेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। मेटल्स, एक सेकेंड, करोजन तो अभी आया है ना, अभी थोड़ा ना हुआ पूरा, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। लिखो भाई प्योरिफिकेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स, इसमें लिखो मेटल्स विच रिक्वायर हाई प्योरिटी इन देयर एप्लीकेशंस या यूसेज, ठीक है ना। हाई प्योरिटी इन देयर एप्लीकेशन और यूसेज आर प्योरिफाइड बाय पुटिंग
भाई प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग लिख लो, प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। याद होगा तुम्हें कि उसमें हमने क्या किया था, एनोड उसी मेटल का रख देते हैं और फिर एनोड उसी मेटल का रख देंगे और फिर उसी का काइंड ऑफ रिफाइन, और कैथोड भी उसी मेटल का रख देंगे। एनोड पे इम्प्योर मेटल रखते हैं, कैथोड पे प्योर मेटल रखते हैं, ठीक है। थ्रू द मेथड ऑफ प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दैट इज बाय पुटिंग एनोड इम्प्योर मेटल एट एनोड एंड प्योर मेटल एट कैथोड, ठीक है। इसकी अगर तुम्हें रिएक्शन लिखनी हो बाबू तो तुम ये लिख सकते हो कि अगर हमने कल जब देखा था Ag का तो क्या हुआ था, Ag ये क्या था एनोड पे, तो एक इसका क्या हुआ था Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ था Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Ag बन गया था, ठीक है। जो ये कहाँ पे बना था, कैथोड पे। तो एनोड से कैथोड पे ये ट्रांसफ़र हो रहा था और एनोड पे हमने इम्प्योर मेटल रखा था और कैथोड पे हमने प्योर मेटल रखा था, ठीक है। थर्ड लिखो, प्रेपरेशन ऑफ केमिकल्स। प्रेपरेशन ऑफ केमिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें यहाँ पे Na मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, Cl2 मिल रहा है, H2 मिल रहा है, O2 मिल रहा है, ये सारे के सारे जो है इससे मिल रहे हैं। तो तुम लिख सकते हो कि NaOH, Cl2, H2, F2, O2, Na all are etc are produced using electrolysis, ठीक है जी। फोर्थ लिखो, प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस तो कल हम देख ही चुके हैं। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस याद होगा। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का लिख सकते हो कि भाई तुम्हारे सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड CH3COONA से हमने क्या बनाया, CH3CH3 इथेन बना दिया हमने। या फिर अगर मान लो नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, इसको अगर हम तीन अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोलाइज करें, एक तो क्या है वीक एसिड, वीक एसिड के प्रेजेंस में, वीक एसिड के प्रेजेंस में, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में, और एक होता है एल्कलाइन, ठीक। तो ये अगर मैं इन तीनों का इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं इन तीनों मीडियम्स में, तो तुम्हारे पास इस केस में आता है एनिलीन। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने पूछा तब कभी वो है, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। पी एमिनोफिनॉल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बेंजीडीन, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 यूसेज हो गए। अब लास्ट जो है दैट इज़, वैसे एप्लीकेशन तो नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट इट्स अ फिनोमिना, ठीक है, ऑफ करोजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इन फिनोमिना ऑफ करोजन इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये इसको फोटोस्टैट, सॉरी स्क्रीनशॉट लो। चलो, फोटोस्टैट हमारे ज़माने की चीज़ है भाई, तुम्हारे ज़माने में स्क्रीनशॉट, कीप इट इन द मोबाइल, ठीक है, एंड रीड इट वेर एवर यू वांट, ठीक है। तो लिखो करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो करोजन होता कैसे है वो देखो पहले, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये ऐसा करके कोई एक मेटल है, ये अनइवन सा सरफेस है, मान लो यहाँ पे एक बीड बन गई, ठीक है। किसकी है ये, रस्ट की बीड है, ठीक। और मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे Fe है, सॉरी ये Fe है और ये भी Fe है। तो यहाँ पे ये Fe का ये वाला पार्ट जो है ये एनोड की तरह काम कर रहा होता है और ये कैथोड की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो रहा था, Fe इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, गिव्स 2H2, ठीक है जी। यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है। पहले तो तुम करोजन लिख लो, होता क्या है करोजन, क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना इन विच अ spontaneous yet slow oxidation, in which spontaneous yet slow oxidation of metals into their undesirable compounds, ठीक है, into their undesirable compounds, ब्रैकेट में लिख लेना usually oxides, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑक्साइड बनेगा इसका Fe2O3, ठीक है, यूजुअली ऑक्साइड्स, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, यूजुअली ऑक्साइड्स ब्रैकेट में रहेगा, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, बाय द एक्शन ऑफ
मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन दी एयर या एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, या एजी सिल्वर के जो गहने होते हैं वो थोड़े काले पड़ जाते हैं, तो उसे लिखो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। और जो तुमने अगर तुम्हारे घर में मटका हो कॉपर का, तो उसमें क्या होता है, कॉपर के मटके में वो ग्रीनिश सी उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है गंदी सी, तो लिखो ग्रीन कोटिंग डिपॉजिट्स ऑन Cu एंड ब्रॉन्ज, Cu एंड ब्रॉन्ज, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये रिएक्शन तुमने देख ही ली है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, ये तुम्हारे पास बीड है, ये बीड कैसे बनी है, यहाँ पे तुम्हारे पास O2 भी आ रहा है, यहाँ पे CO2 भी आ रहा है, यहीं पे तुम्हारा मॉइस्चर, ठीक है, गॉट इट, यहीं पे तुम्हारा मॉइस्चर भी आ रहा है, और ये तुम्हारा जो है दिस इज कॉल्ड रस्ट डिपॉजिट, ठीक है जी। और ये रस्ट डिपॉजिट एक्चुअली में होता है ये Fe2O3.X2O, ठीक है। तो ये हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, CO2 और मॉइस्चर H2O मिलके, CO2 प्लस H2O मिलके तुम्हारा क्या बना लेते हैं, H2CO3, और H2CO3 जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ये 2H प्लस CO3 माइनस बना लेता है। ये जो 2H प्लस है वो यहाँ पे काम आते हैं, देखो, ठीक है। ये इस रिएक्शन में जो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसमें ये काम आएगा, ठीक है, गॉट इट, ठीक। तो एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूंगा तो एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। एनोड पे तो सिंपल है, Fe इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कैथोड पे तुम्हारे पास क्या है, OH माइनस है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, तो O नहीं, अच्छा कैथोड पे H2O और O2 है, नहीं H2 तो है ही नहीं ना, O2 ही है, तो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H2O, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी दो रिएक्शंस हो रही होती हैं इसमें। एसेंशली ये जो Fe2 प्लस है ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ मिलके, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ मिलके ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर भी अवेलेबल होता है, मॉइस्चर, वो कुछ मॉइस्चर एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर लेता है, ठीक है जी। तो इसमें लिखो दो तीन चीज़ें, इफ़ वाटर इज सलाइन, मतलब यहाँ पे नॉर्मल पानी के साथ में अगर थोड़ा सा नमक या सलाइन मतलब है ना, सलाइन वाटर हो जाए तो ये रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है। तो लिखो इफ़ वाटर इज सलाइन द प्रोसेस बिकम्स फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मोर रिएक्टिव मेटल्स करोड रेडिली, और थर्ड पॉइंट लिखो स्ट्रेन्ड मेटल्स गेट करोडेड ईजिली। जैसे तुमने देखा होगा कि कभी भी तुमने ऑब्जर्व किया कि कोई मुड़ा हुआ जो मेटल का पीस होता है वो जल्दी रस्ट खाता है, ठीक है, तो वही कह रहा स्ट्रेन्ड आर्टिकल्स गेट करोडेड ईजिली, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन लिख लो, प्रिवेंशन हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं, पहला तो तुमने देखा है कि भाई पेंट किया होता है, ठीक है। सबसे पहले तुमने देखा कि भाई कहीं पे भी देखो पेंट या वार्निश की होती है उसके ऊपर, ताकि एक कोट लग जाए, ये पूरा का पूरा सरफेस ही कवर हो जाएगा, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा एयर के साथ में, तो और एयर के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। लिखो बैरियर प्रोटेक्शन, फर्स्ट लिखो बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें लिखो पुटिंग अ बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, putting a barrier on the surface of the metal by painting or varnishing the surface, breaks the contact between the metal and air, hence corrosion stops, ठीक है जी, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ लिखो, इसको बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे तुमने क्या किया, फॉस्फेट या क्रोमेट है किसी भी सॉल्ट का, उसको तुमने घोला पानी में और उसका सोल्यूशन जो है वो उसको उबाल दिया, खूब उबाल दिया, और जो भी तुम्हारा आर्टिकल है चाहे वो मेटल का है किसी भी, तो उसको तुमने उसमें डुबो दिया अच्छे से, ठीक है, अच्छे से डुबो दिया। वो सारे के सारे सरफेस को वो क्या करता है, एक क्रोमेट या फॉस्फेट लेयर से
काइंड ऑफ कवर कर लेता है, और जब तक वो कवर्ड रहेगी लेयर, तो जो मैंने अभी पेंट के बारे में बताया वही काम वो लेयर भी करेगी। ठीक है, तो लिखो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ये सेकंड पॉइंट है, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो लिखो अ प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ मेटल फॉस्फेट, अ प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ मेटल फॉस्फेट, थिन लेयर ऑफ मेटल फॉस्फेट और मेटल क्रोमेट इज कोटेड, और metal chromate is coated over the metal by dipping it into boiling strong alkaline solution of some phosphate or chromate salt, ठीक है। थर्ड वन इज अलॉइंग, तुम्हें पता ही है, जैसे आयरन को हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं टू रिड्यूस या टू स्टॉप इट्स रस्टिंग, स्टेनलेस स्टील पे तो तुम्हारी रस्टिंग होती नहीं है, तो लिख दो अलॉइंग लिखो, उसमें लिखो अलॉइंग हेल्प्स प्रिवेंट करोजन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड लास्ट लिखो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तुम क्या करते हो, मेटल को कवर कर देते हो किसी ऐसे दूसरे मेटल से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो इस मेटल से ज़्यादा, जैसे Fe और Zn की बात करो, ठीक है, Fe और Zn, तो Fe का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn से कम होता है, तो अगर दोनों में से ऑक्सीडाइज होगा तो कौन होगा? Zn होगा। क्लियर होगी बात? तो सैक्रिफिशियल इसलिए क्योंकि हम Zn को सैक्रिफाइस कर रहे हैं एज या इन कंपैरिजन या इन प्रेफरेंस टू Fe, ठीक है। तो लिखो इसमें सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में कवरिंग द मेटल विद मोर एक्टिव मेटल्स, ब्रैकेट में लिख लेना, metals having higher oxidation potential than the metal to be covered या metal to be protected, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले मेटल को रखते हैं उसके ऊपर, ठीक है। These active metals get oxidized in preference. These active metals get oxidized in preference to the metal, ठीक है। तो ये दो तीन तरीके से होता है। एक तो तुम्हारी होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या एक दूसरा हम कहते हैं जिसको गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, तुम्हारा मेटल का जो आर्टिकल है, जैसे आयरन का जो आर्टिकल है, तुम क्या करते हो, उसे मोल्टन Zn के थ्रू पास करा देते हो। जो मोल्टन Zn के थ्रू वो पास हो जाता है एक बारी, तो उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक ऐड हो जाती है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जिंक, ये गैल्वेनाइजिंग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर जिंक की लेयर टूट भी गई, तो भी वो जो एक्सपोज मेटल है, एक्सपोज आयरन है, वो रस्ट नहीं होता, क्योंकि फिर भी Zn अवेलेबल है ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है। तो मान लो ये इस तरीके से मान लो कि तुम्हारे पास ये वाला जो एरिया है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये जो एरिया है तुम्हारे एक्सपोज्ड एरिया है, तो यहाँ तुम्हारा Fe हो गया और यहाँ पे क्या है, Zn है। तो अभी भी जो कहीं पे अगर मान लो रस्टिंग होगी, तो इन दोनों में से ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है, Zn का ना। तो Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये जल्दी या एज इन प्रेफरेंस टू Fe ये ऑक्सीडाइज होगा, ना कि Fe। तो अगर एक्सपोज भी हो जाता है तो भी Fe रस्ट नहीं करता है, ठीक है। गॉट इट? ओके, इसको कैथोड प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको कैथोड प्रोटेक्शन भी कहते हैं। लास्ट लिख लो, बाय ये वाला मेथड कहाँ यूज होता है, जैसे अंडरलाइन पाइपिंग होती है, मान लो आयरन की अंडरलाइन पाइपिंग है। अब अंडरलाइन पाइपिंग में तो क्या, वहाँ पे वाटर भी है, मॉइस्चर है, और गैसेस भी, घुली हुई गैसेस होंगी, O2 भी होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे करोड होने की जो प्रॉपर्टी या करोड होने की जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि एक ऐसे ये जैसे तुम्हारे पाइप है, इस पाइप से क्या करा, एक मेटल पीस, जैसे एक कभी कभी उस जो मेटल पीस होता है वो Mg होता है, इसको कनेक्ट कर दिया। अब Mg क्या होता है, एक्टिव मेटल होता है,
तो ये सारे के सारे मेटल में कहीं जहाँ पे भी ये क्या कहते हैं करोजन हो सकता है, वो करोजन ना होके यहाँ पे Mg जो है वो ऑक्सीडाइज होता रहता है। ठीक है, तो इसको भी हम सैक्रिफिशियल उसमें ले सकते हैं, है ना। तो लिखो इसमें बाय कनेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट, बाय कनेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, टू अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल helps protect the metal from corrosion। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ भाई। Mg और Fe, अगर मैं Fe की बात करता हूँ तो इन दोनों में ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, तो ये दिस विल गेट ऑक्सीडाइज इन प्रेफरेंस टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे Mg लिखा है, इसमें तुम Al और Zn दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही होती है। दिस इज़ योर इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद तुम्हारा कंडक्टेंस शुरू करेंगे। चलो भाई, बाय बाय बाय।